सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी कला का वर्णन। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो कला विकसित हुई वह अत्यधिक सूक्ष्म और उच्च कोटि की थी। यह सभ्यता लगभग ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में समृद्ध हुई थी और इसके विभिन्न स्थलों पर हमें जो कला के रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। यह दर्शाता है कि उस समय के कलाकारों में कला की सूझबूझ और कल्पना शक्ति का उच्च स्तर था। कला के रूप और उनके विकास। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थलों से प्राप्त कलावस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन स्थलों पर मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां बनाई गईं, जो अत्यंत स्वाभाविक और सजीव प्रतीत होती हैं। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि इनके अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है, जिससे हमें उस समय के कलाकारों की सटीक अवलोकन शक्ति और वास्तविकता की ओर झुकाव का पता चलता है। विशेष रूप से मृण मूर्तियां, कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बहुत सूझबूझ और सावधानी से बनाई गई थी, जिनमें विशेष रूप से जानवरों की आकृतियां प्रमुख हैं। नगर नियोजन और वास्तुकला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों का नियोजन भी अत्यंत व्यवस्थित और विकासशील था। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था, मकान, बाजार, भंडार घर, सार्वजनिक स्नानागार और अन्य सार्वजनिक भवनों की वास्तुकला इस बात का प्रमाण है कि ये नगर प्राचीनतम उत्तम नगर नियोजन के उदाहरण थे। इन स्थलों पर जल निकासी के लिए भी अत्यंत उन्नत प्रणाली विकसित की गई थी, जो उस समय के तकनीकी ज्ञान का परिचायक है। पत्थर की मूर्तियां। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों से जो पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वे त्रिआयामी 3D हैं, जो उत्कृष्ट कारीगरी का उदाहरण है। इनमें दो प्रमुख मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। लाल चूना पत्थर का बने पुरुष धड़ की मूर्ति। यह मूर्ति त्रिआयामी है और इसमें पुरुष का केवल धड़ दिखाई देता है। यह मूर्ति उस समय के कलाकार की उच्च कारीगरी और शिल्प कौशल को दर्शाती है। दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति, बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन। यह मूर्ति सेलखड़ी पत्थर से बनी है और इसे धार्मिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। इसे ध्यानावस्था में दिखाया गया है। इसमें शॉल ओढ़े हुए व्यक्ति को दिखाया गया है, जो बाएं कंधे से लटका हुआ है और दाहिनी भुजा के नीचे से ढलकर सामने आ रहा है। शॉल त्रिफुली आकार की सजावट से सजा हुआ है, जो उस समय की परिष्कृत कला को दर्शाता है। इस मूर्ति की विशेषताएं। आँखें। इनकी आँखें लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, जिससे व्यक्ति की ध्यान अवस्था का पता चलता है। नाक और होंठ। नाक सुंदर रूप से बनी हुई है और होंठ कुछ उभरे हुए हैं, जिससे व्यक्तित्व की गहराई का एहसास होता है। दाढ़ी मूंछ और गलमुच्छें। दाढ़ी और मुछें चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं, जो उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों को उजागर करती हैं। कान। कानों को सीप जैसे आकार में दर्शाया गया है और उनके बीच छेद बनाए गए हैं, जो उस समय के गहनों या कान की सजावट को दर्शाते हैं। बाल। बालों को बीच में बंटा गया है और सिर पर एक सादा फीता बांधा गया है, जो उस समय के फैशन को प्रदर्शित करता है। आभूषण। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन में हार के छोटे छोटे छेद बनाए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति हार पहनता था। सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू। इस मूर्ति का रूप और इसकी बनावट यह संकेत देती है कि यह किसी धार्मिक व्यक्ति का चित्रण हो सकता है। शॉल और आभूषणों का चयन तथा ध्यानावस्था में मूर्ति का होना, यह सब उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह मूर्ति न केवल उस समय के धार्मिक व्यक्ति की पहचान का प्रतीक है, बल्कि उस समाज की सौंदर्य शास्त्र और सामाजिक संरचना को भी समझने का एक जरिया है। कांसे की ढलाई, ब्रॉन्ज कास्टिंग और सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन
के लोग अपनी कला और तकनीकी कौशल में अत्यधिक निपुण थे। कांसे की ढलाई, ब्रॉन्ज कास्टिंग की तकनीक में वे बहुत प्रवीण थे और इस कार्य को बड़े पैमाने पर करते थे। इस प्रक्रिया के माध्यम से कांस्य मूर्तियां, उपकरण और विभिन्न अन्य कलाकृतियां बनाई जाती थी। कांसे की ढलाई का यह तरीका वॉक्स कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक के रूप में प्रसिद्ध है। इस तकनीक को पूरी दुनिया में प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाता रहा है और यह आज भी कुछ स्थानों पर चलन में है। कांसे की ढलाई की तकनीक। कांसे की ढलाई की यह तकनीक कुछ इस प्रकार काम करती थी। मोम की मूर्ति बनाना। सबसे पहले एक मूर्ति को मोम, वैक्स से बनाया जाता था। यह मूर्ति उस समय की आकृति और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती थी। चिकनी मिट्टी का आवरण। मोम की मूर्ति को चिकनी मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया जाता था। इस आवरण को मूर्ति के बाहर से पूरी तरह से लीपकर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह मिट्टी का आवरण मूर्ति के साँचे का काम करता है। पिघला हुआ मोम निकालना। जब यह मिट्टी पूरी तरह सूख जाती थी, तब उसे गर्म किया जाता था ताकि मोम पिघलकर बाहर निकल जाए। इसके लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता था, जिससे सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकल जाता था। धातु भरना। अब इस साँचे में पिघली हुई धातु, कांसा या तांबा, डाली जाती थी। यह धातु साँचे में ठंडी होकर ठोस हो जाती है और मूर्ति का रूप प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी का आवरण हटाना। जब धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती है, तो उसे बाहर निकाला जाता है और चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद कांसे की मूर्ति तैयार होती है। इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग कांसे की ढलाई करके विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और कलाकृतियां तैयार करते थे, जो न केवल उनकी कारीगरी की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, बल्कि उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा का भी एक महत्वपूर्ण भाग थी। कांसे की मूर्तियां। कांसे की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण कला रूपों में से थी। इनमें मनुष्य और जानवरों दोनों की मूर्तियां शामिल हैं। नर्तकी की मूर्ति। कांसे से बनाई गई सबसे प्रसिद्ध मूर्ति नर्तकी, डांसिंग गर्ल, की है, जो हड़प्पा सभ्यता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मानी जाती है। यह मूर्ति एक लड़की को नृत्य करती हुई दर्शाती है और इसके आंतरिक और बाह्य रूप में उत्कृष्ट शिल्प कौशल झलकता है। जानवरों की मूर्तियां। कांसे में भैंस और बकरी जैसी जानवरों की मूर्तियां भी बनाई गईं, जो वास्तविकता के करीब थीं। विशेष रूप से भैंस की मूर्ति में सिर और कमर की उभरी हुई संरचना, फैले हुए सींग और हल्के उभार इसकी कला का प्रमाण है। लोथल और कालीबंगा में कांसे की मूर्तियां। लोथल और कालीबंगा में तांबे और कांसे से बनी हुई कुछ और मूर्तियां मिली हैं, जैसे तांबे का कुत्ता और पक्षी, तथा कालीबंगा में मिली सांड की कांस्य मूर्ति। इन मूर्तियों की कला को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मूर्तियों के समान उच्च स्तर का माना जाता है। मृण मूर्तियां। टेराकोटा मूर्तियां। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल कांसे और तांबे की मूर्तियां ही नहीं, बल्कि मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां या टेराकोटा भी बनाई जाती थी। हालांकि ये कांसे और पत्थर की मूर्तियों की तुलना में उतनी उच्च कोटि की नहीं थी, फिर भी इनकी अपनी एक विशेषता थी। मातृदेवी की मूर्तियां। सिंधु घाटी के कई स्थलों पर मातृदेवी, मदर गॉडेस, की मूर्तियां पाई गईं, जिनमें विशेष रूप से नारी रूप की मूर्तियां शामिल थीं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग थीं, और इनमें नारी के जीवन और प्रकृति से जुड़ी विशेषताएं दिखाई देती थी। दाढ़ीमूंछ वाले पुरुषों की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ीमूंछ वाले पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियां भी पाई गईं। इन मूर्तियों में उनके बाल कुंडलित, गुंथे हुए थे और उनके शरीर की संरचना भी स्पष्ट और स्थूल थी।
जैसे कि उनके भुजाएं नीचे लटकी हुई थी और टांगे थोड़ी चौड़ी थी। मिट्टी की बनी अन्य आकृतियां। अन्य मिट्टी की मूर्तियों में सींग वाले देवता का मुखौटा, पहिएदार गाड़ियां, पशुपक्षियों की आकृतियां, खेलने के पासे, पासा और गिट्टियां और चक्रिका, डिस्क जैसी वस्तुएं शामिल थी। ये आकृतियां विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को दर्शाती थी। मुद्राएं, मुहरें और उनकी विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं या मुहरें बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष हैं, जिन्हें वाणिज्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन मुद्राओं को हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते थे, जिनमें व्यापार, पहचान और धार्मिक अनुष्ठान शामिल थे। मुद्राओं का निर्माण। मुद्राएं आमतौर पर सेलखड़ी, सैंडस्टोन, गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और कभी-कभी मिट्टी से बनाई जाती थी। ये मुद्राएं छोटी आकार की होती थी, जिनकी सामान्य माप लगभग 2 इंच के आसपास होती थी। ये प्राचीन लिपि से खुदी होती थी, जो अब तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके डिजाइन और आकृतियां उनकी संस्कृति, समाज और व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। मुद्राओं पर चित्रित आकृतियां। इन मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के चित्र होते थे, जो उस समय के जीवन, प्रकृति और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक थे। इन मुद्राओं पर पाई गई कुछ प्रमुख आकृतियां निम्नलिखित थीं। पशु आकृतियां। अधिकांश मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियां उकेरी जाती थी। इनमें सिंह, सांड, बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरी और भैंसा जैसी आकृतियां प्रमुख थीं। इन पशुओं की आकृतियां स्वाभाविक और जीवंत रूप में दिखाई देती थीं, जिनसे इन जानवरों के शारीरिक और मानसिक गुणों का भी संकेत मिलता था। इन पशु आकृतियों का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। उदाहरण के लिए, जानवरों को व्यापारिक पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आजकल किसी उत्पाद या सेवा के लेबल पर चित्र होते हैं। मानव आकृतियां और धार्मिक प्रतीक। कुछ मुद्राओं पर मानव आकृतियां भी पाई गईं, जिनमें धार्मिक या पौराणिक प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया था। इनका उद्देश्य धार्मिक विश्वासों और प्राचीन देवताओं की पूजा को भी दर्शाता था। विशेष रूप से एक ऐसी मुद्रा पाई गई है जिसमें पालथी मारकर बैठी हुई मानव आकृति के चारों ओर विभिन्न जानवरों की आकृतियां दिखाई देती हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वान पशुपति मुद्रा, प्रोटोशिवा और लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि यह शिव के रूप में देखी जाती है, जो पशुओं के स्वामी माने जाते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति के दाहिनी ओर हाथी और बाघ, शेर और बाईं ओर गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इस मुद्रा के नीचे 2 बारहसिंगा, एंटेलोप, भी बने होते हैं। यह मुद्रा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है और इसे देवी या देवता से जोड़कर भी देखा जाता है। धार्मिक प्रतीक और देवताओं की आकृतियां। कुछ मुद्राओं में देवताओं की आकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक सींग वाला देवता, जो संभवतः प्रकृति या पशु संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रतीक हो सकता है। मुद्राओं का उद्देश्य। इन मुद्राओं का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। ये मुद्राएं व्यापार के समय वस्तुओं की पहचान करने और माल के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए उपयोगी थी। इसके अलावा ये पहचान चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन टैग्स, के रूप में भी इस्तेमाल होती थी, जैसे कि आजकल के पहचान पत्र, आईडी कार्ड्स या बैज होते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं किसी व्यक्ति या समूह की पहचान करने का एक तरीका हो सकती थी। व्यापार और लेनदेन। मुद्राएं व्यापार में लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल होती थी। संभवतः इनका उपयोग व्यापारियों द्वारा माल के ट्रांजैक्शन के प्रमाण के रूप में किया जाता था। उदाहरण स्वरूप, मुद्राओं पर चित्रित जानवर जैसे सांड, हाथी या बाघ
व्यापार के दौरान वस्तु या माल की पहचान के रूप में काम कर सकते थे। सामाजिक पहचान, कुछ मुद्राएं व्यक्तिगत या समूह पहचान के रूप में भी उपयोग होती थी। इन्हें व्यक्तियों द्वारा पहना जाता था, जैसे आजकल हम पहचान पत्र पहनते हैं, ताकि किसी विशेष व्यक्ति या समूह की पहचान की जा सके। विशेष मुद्रा, पशुपति मुद्रा, हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष मुद्रा पशुपति मुद्रा के रूप में पहचानी जाती है। इस मुद्रा में एक व्यक्ति को पालथी मारकर बैठा हुआ दर्शाया गया है, जो चारों ओर विभिन्न जानवरों से घिरा हुआ है। यह मुद्रा भगवान शिव के प्रारंभिक रूप, जो पशुओं के स्वामी माने जाते हैं, का प्रतीक हो सकती है। इस मुद्रा के चारों ओर विभिन्न जानवरों का चित्रण इसे एक धार्मिक या प्रतीकात्मक रूप देता है। इसे पशुपति या आदिदेव के रूप में देखा जाता है, जो पशु जगत के स्वामी के रूप में पूजा जाते हैं। ताम्रपट्टियाँ, तांबे की पट्टियाँ और उनका महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियाँ, ताम्रपट्टियाँ, अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष हैं। ये पट्टियाँ खास तौर पर आकृतियों और अभिलेखों से सुसज्जित होती थी और इन्हें शायद पहचान चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन ताम्रपट्टियों पर किसी नोकदार औजार, जैसे छेनी, से सावधानीपूर्वक चित्र और अभिलेख उकेरे गए थे। आकृतियाँ और अभिलेख, इन पट्टियों पर आमतौर पर एक और मानव आकृतियाँ और दूसरी ओर अभिलेख होते थे। कुछ पट्टियाँ दोनों ओर ही अभिलेख से सुसज्जित होती थी। यह वाणिज्यिक या पहचान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी और उन पर अंकित चित्रों और अभिलेखों में जानवरों के चित्र प्रमुख रूप से होते थे। इन चित्रों का संबंध उस विशेष पशु से था जो उस पर उकेरा गया था। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पट्टी पर सांड का चित्र था, तो यह उस विशेष पशु के साथ संबंधित व्यापारिक पहचान हो सकती थी। ऐसा लगता है कि ये पट्टियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थीं, जिससे व्यक्ति की पहचान हो सकती थी। इस प्रकार यह न केवल एक वाणिज्यिक पहचान चिन्ह था, बल्कि यह एक सामाजिक प्रतीक भी हो सकता था। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन और उनकी शैलियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृदभांड, मिट्टी के बर्तन भी बहुत विविध और सुसज्जित होते थे। इन बर्तनों के डिजाइनों और बनाने की शैलियों से उस समय की कला और तकनीकी कौशल का पता चलता है। कुम्हार की चाक पर बने बर्तन, अधिकतर बर्तन कुम्हार की चाक से बनाए गए थे, जो एक अत्याधुनिक तकनीक थी। इसके द्वारा बर्तन बहुत सुंदर और समान आकार के बनाए जा सकते थे। इन बर्तनों का रूप और आकार विविध था। इनमें साधारण बर्तन अधिक थे, जिनमें रंग और डिजाइन की सजावट कम होती थी, जबकि कुछ बर्तनों पर स्लेटी या लाल रंग का लेप चढ़ा होता था और उन पर ज्यामितीय आकृतियां और पशु चित्र उकेरे जाते थे। घुंडीदार बर्तन और काले रंग के बर्तन, कुछ बर्तनों में घुंडीदार नॉब्ड डिजाइन था, जो बहुत आकर्षक और सुंदर था। काले रंग के बर्तन पर लाल लेप और चमकीले काले रंग में ज्यामितीय आकृतियां उकेरी जाती थी, जिससे ये बर्तन और भी आकर्षक बन जाते थे। छिद्रित बर्तन, कुछ बर्तन छिद्रित परफोरेटेड होते थे, जिनमें एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे-छोटे छेद बर्तन की दीवार पर होते थे। ये बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम आते थे, जैसे कि द्रव पदार्थों को छानने या छलने के लिए। बहुरंगी बर्तन, कुछ बहुरंगी बर्तन भी पाए गए, जिनमें मुख्यतः छोटे-छोटे कलश थे, जिन पर लाल, काले, हरे, सफेद और पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी। आभूषण, ज्वेलरी और उनके प्रकार, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी सजावट के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। ये आभूषण न केवल सौंदर्य के लिए थे, बल्कि सामाजिक स्थिति और धार्मिक महत्व को भी दर्शाते थे। आभूषणों के निर्माण में धातुओं, रत्नों, हड्डी, पकी मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता था।
आभूषणों के प्रकार, पुरुष और महिलाएं समान रूप से गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां पहनते थे, जबकि करधनियां, कड़ा, बुंदे, कर्णफूल और पैजनियां, पैर के कड़े, केवल महिलाएं पहनती थीं। सोने और मूल्यवान रत्नों से बने हार, तांबे के कड़े, सोने के कुंडल, बुंदे और झुमके जैसी चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। मनके, बीड्स। हड़प्पा सभ्यता में मनकों का उद्योग अत्यधिक विकसित था और इनका निर्माण कार्निलियन, जमुनिया, स्फटिक, कांचमणि, लाजवर्द मणि, फीरोजा और सोने जैसी धातुओं से किया जाता था। मन के विभिन्न आकारों और डिजाइनों में बनाए जाते थे, जैसे तश्तरीनुमा, बेलनाकार, गोल या ढोलकाकार। कुछ मनके में सोने का आवरण चढ़ाया जाता था, तो कुछ को काटकर या रंगकर सुंदर बनाया जाता था। मनकों में पशु चित्रण, विशेष रूप से बंदर और गिलहरी जैसी आकृतियां भी बनाई जाती थी, जो अत्यंत स्वाभाविक और वास्तविक लगती थी। उद्योग और कारीगरी। मनके बनाने का उद्योग विशेष रूप से लोथल और चन्हुद्रों में विकसित था, जहां कई वर्कशॉप से यह प्रमाणित होता है कि मनके बनाने की तकनीकी क्षमता अत्यधिक थी। मनके बनाने में जो कारीगरी देखी गई, वह उन लोगों की उच्च तकनीकी दक्षता और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। कपड़ा और कताई। सिंधु घाटी में कपास और ऊन की कताई प्रचलित थी। तकुए और तकुआ चक्रियां, जो सिंधु घाटी के घरों से मिली हैं, इसका प्रमाण देती हैं। ये वस्तुएं कताई और बुनाई के काम में प्रयुक्त होती थी। बर्तनों और आभूषणों के अलावा धोती और शॉल जैसे कपड़े भी उस समय के फैशन का हिस्सा थे। पुरुष और महिलाएं अलग-अलग कपड़े पहनते थे और शॉल को दाहिने कंधे से बाएं कंधे पर ओढ़ा जाता था। सिंधु घाटी की कला और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प का अत्यधिक विकास हुआ था और इस सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, जैसा कि उनके विभिन्न शिल्प और आभूषणों से स्पष्ट होता है। यहाँ की कला न केवल सौंदर्य और सजावट से जुड़ी थी, बल्कि यह उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन, सौंदर्यबोध और दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती थी। साज सिंगार और फैशन। सिंधु घाटी के लोग साज सिंगार और फैशन के प्रति जागरूक थे। उनके केशसज्जा की विभिन्न शैलियां प्रचलित थीं। पुरुषों में दाढ़ी-मूंछ रखना सामान्य था, जबकि महिलाएं सिंदूर, काजल, लाली और चेहरे पर लेप का उपयोग करती थी। इस प्रकार यह प्रदर्शित करता है कि लोग अपनी सुंदरता और सौंदर्य के प्रति संवेदनशील थे और सजने संवरने में रुचि रखते थे। कला और शिल्प में दक्षता। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न शिल्पों में दक्ष थे, जिनमें प्रमुख थे धातु का ढलाव, कांसे की मूर्तियां और अन्य धातु के उत्पाद, पत्थर पर नक्काशी, विशेषकर मूर्तियों और मोहरों के निर्माण में, मिट्टी के बर्तन बनाना और रंगना, जो उपयोग के अलावा कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। टेराकोटा का निर्माण। जानवरों, पौधों और पक्षियों के रूप में छोटी मूर्तियों का निर्माण, जिनसे यह सिद्ध होता है कि वे प्राकृतिक रूपों को अच्छी तरह से समझते थे और उनका पुनर्निर्माण करते थे। टेराकोटा के खिलौने और मूर्तियां। सिंधु घाटी से टेराकोटा, मिट्टी की मूर्तियां की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिनमें कुछ खिलौने, देवी देवता और जानवरों की आकृतियां शामिल हैं। यह साबित करता है कि कला केवल धार्मिक या सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि बच्चों के खेल और मनोरंजन के रूप में भी महत्वपूर्ण थी। विभिन्न मूर्तियों और कला रूपों का विवरण। नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल स्टैचू। यह कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी और हड़प्पा काल की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति मानी जाती है। इस मूर्ति में एक नृत्य करती लड़की को दिखाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। उसकी त्वचा का रंग सांवला है और वह लगभग निर्वस्त्र है। उसके लंबे बाल एक जूड़े में संकलित हैं। वह अपनी बाईं भुजा में चूड़ियां पहनकर और दाईं भुजा में बाजूबंद पहने हुए है।
दाहिना हाथ कमर पर और बायां हाथ पारंपरिक भारतीय नृत्य की मुद्रा में घुटने से ऊपर बाएं जंघे पर रखा है। उसकी बड़ी आंखें और चपटी नाक बहुत सुंदरता से उकेरी गई हैं। यह मूर्ति शारीरिक ऊर्जा और भावनाओं से ओतप्रोत है, जो उस समय की नृत्य कला और सौंदर्य के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। वृषभ बुल प्रतिमा वृषभ की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी और यह हड़प्पा कला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। वृषभ को आक्रामक मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें उसका सिर दाईं ओर घुमाया हुआ है और उसके गले में रस्सा बंधा हुआ है। यह मूर्ति सिंधु घाटी के कृषि और पशुपालन के महत्व को भी दर्शाती है, क्योंकि वृषभ कृषि कार्य में एक महत्वपूर्ण पशु था। पुरुष धड़ मेल टोसो यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें गर्दन और कंधों के बीच गड्ढे हैं, जो जोड़ने का प्रतीक हैं। इस मूर्ति का पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है और कंधे अच्छी तरह से विकसित हैं। यह मूर्ति संभवतः एक सामान्य पुरुष के शारीरिक गठन को दर्शाती है और उस समय के शारीरिक आदर्शों को चित्रित करती है। चित्रित मृदभांड पेंटेड पॉटरी मोहनजोदड़ो में एक कुम्हार की चाक से बने बर्तन पर ज्यामितीय और वनस्पति आकृतियां उकेरी गई हैं। इस पर काले रंग का लेप चढ़ाया गया है। इन चित्रों में अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्शन की प्रवृत्ति देखी जाती है, जो इस बात का संकेत है कि लोग कला को न केवल प्राकृतिक रूप में बल्कि विचारात्मक और आदर्श रूप में भी देख रहे थे। मातृका मदर गॉडेस स्टैचू मातृका की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख थी। ये मूर्तियां आमतौर पर भद्दी, अपरिष्कृत और खड़ी मुद्रा में बनती थी। इन मूर्तियों में उन्नत उरोज, हार और कमर के चारों ओर अधोवस्त्र लपेटने का सामान्य रूप देखा गया है। इन आकृतियों की आंखें गोल और नाक चौच जैसी होती थी, जो शायद उस समय के धर्म और मातृत्व की पूजा को दर्शाती थी। अन्य कला और शिल्प मुद्राएं सील सिंधु घाटी की मुद्राएं विभिन्न पशुओं की आकृतियां प्रदर्शित करती थी, जैसे सांड, हाथी, बाघ, गैंडा और मच्छर। इन पर अक्सर चित्रित लिपि होती थी, जो व्यापार और पहचान के लिए महत्वपूर्ण थी। पत्थर की मूर्तियां सिंधु घाटी के लोग पत्थरों पर भी नक्काशी करते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि पत्थर भी उनके कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।